गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री अथवा इतिहास में चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना आप सभी को मालूम है। कई वर्ष पहले हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन का साम्राज्य था। ये उसी समय की चर्चा का विषय है, जिसमें 12 अगस्त सन 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस चित्र में भी आपको पता चला होगा कि किस प्रकार सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठीभर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन इस चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया होगा, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन को यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने से अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ दीवानी लग चुकी थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी, क्योंकि अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था, जिससे कंपनी के बढ़ते हुए खर्चे को पूरा करने के लिए अत्यधिक आमदनी जुटाई जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार समय के साथ साथ कंपनी को भी यह समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था, क्योंकि ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे। उन्हें नियंत्रण करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था।
अब बात आती है कि कंपनी की आमदनी। कंपनी की आमदनी के लिए जब कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। इसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी वजह से 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी गई जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था और 1865 ईस्वी से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, जिसके बदले सामान खरीदती थी। वह बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। इस चित्र के माध्यम से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन आवश्यकताओं पर बहुत जोर दिया गया। यहाँ पर चित्र में जो वस्तुएं आवश्यक होती थी उन्हीं की खरीद फरोख्त की जाती थी। आवश्यक वस्तुओं को लोग खरीदते थे और आवश्यक वस्तुओं को बेचने में भी उनका योगदान रहता था। परंतु जल्दी ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है, क्योंकि जो वहाँ के कारीगर थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे। उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती भी चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी। सन 1770 ईस्वी में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ये सारी घटना होने के उपरांत जिस समय इसको सुधारने की आवश्यकता थी, खेती में भी सुधार की ज़रूरत थी, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था ख़राब होती है तो सबसे पहला श्रेय कृषि से संबंधित जाता है, क्योंकि सारी वस्तुएं हमारी कच्चा माल उत्पन्न होता है वो कृषि पर ही निर्भर होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए खेती में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए उसमें परिवर्तन किया गया। कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को भी किया गया जिससे उसमें सुधार किया जा सके। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। आखिरकार कंपनी ने सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था।
ये ब्रिटेन अंग्रेज़ी शासक था जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। इसने बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा। उन्हीं की ओर से चुकाई जाने वाली राशि चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। अर्थात इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। स्वाभाविक अगर हम किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दें और ये निश्चित कर दें कि भविष्य में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि उसका मूल्य जब उतना ही बना रहेगा, भले ही हमें उस पर निवेश ज़्यादा करना पड़े, तो उससे भी क्या था, वही किसानों को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, क्योंकि वो अपना स्वार्थ देख रहे थे और अपने भले के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा, और ये भी सोच रहे थे उससे उन्हें राजस्व को मिलेगा, उसमें प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे। इतना सब कुछ होने के उपरांत भी तो स्थायी बंदोबस्त ने भी बहुत सारी समस्या पैदा कर दी। जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था 1797 में चार्ल्स कॉर्नवालिस जो भारत गवर्नर जनरल था उसके माध्यम से, उसमें भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। वास्तविकता यह थी कि कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन जाती थी, उसकी ज़मींदारी को छीन लिया जाता था। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम भी कर चुकी थी, परंतु 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बहुत कुछ बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें भी बढ़ गई थीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारी की आमदनी में सुधार के साथ साथ कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेहतरी का मतलब यदि ज़मीन में हम पैसा लगाएंगे, उसमें निवेश करेंगे और उसमें उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही उसमें उत्पन्न होने वाला अनाज या अन्य वस्तुएं अधिक होंगी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन कमा चुके थे, यानी उतना कर्ज ले लिया था कि उसको उन्हें देने के लिए अपने खेतों को ही उन्हें देना पड़ा। जो बच्चे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। इसी के दूसरे पहलू से देखें, दूसरी तरफ देखें तो गांव में जो किसानों की यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी, यानी धीरे धीरे उनका दमन हो रहा था, क्योंकि उनकी खेतीबाड़ी को लगान वगैरह उसी में देना पड़ता था, उतनी आमदनी नहीं हो रही थी,
और उन्हें कर्ज लेना पड़ता था, जिसकी वजह से सारी सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। लगान एक तरह से कर्ज से भी उन्हें लगान देने के लिए कर्ज लेना पड़ता था और जब कर्ज ले लेते तो इतना कर्ज हो जाता था कि जो अपने खेत की कीमत होती थी वो भी गंवानी पड़ती थी और उन्हें अंत में, क्योंकि उसका ब्याज देना पड़ता था, और अंत में अपनी खेती से भी हाथ धोने पड़ते थे। तो आज इतना ही है। आगे फिर इसी चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार एक नई व्यवस्था का फिर से शुरुआत की गई, जिससे जो कमियां उत्पन्न हुई थी इस बंदोबस्त व्यवस्था से, तो वो उनको कैसे दूर किया जाए। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे।